हेलो, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खनिज पोषक का उद्ग्रहण और परिवहन कैसे होता है। कहने का मतलब ये है कि जो जड़ के द्वारा पानी ली जाती है और शोषित की जाती है, उसमें कई प्रकार के खनिज लवण होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए, बढ़ोतरी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, भोजन निर्माण के लिए आवश्यक होता है, कई क्रियाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि वो विभिन्न तत्व जड़ के द्वारा निष्क्रियता विधि द्वारा अवशोषित नहीं किए जा सकते। इसके लिए दो कारक हमेशा जिम्मेदार होंगे। एक होता है मृदा के अंदर खनिज का आवेशित रूप में रहना, जो कि कोशिका भित्ति को पार नहीं कर सकता, और दूसरा मृदा के अंतर्गत खनिजों की सांद्रता। कहने का मतलब जड़ के अंदर की सांद्रता से प्रायः कम होती है उसकी सांद्रता, इसलिए अधिकतर खनिज जड़ों में बाह्य त्वचा की कोशिकाओं की कोशिका द्रव में सक्रिय अवशोषण के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। सक्रिय अवशोषण हो रहा है, ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पर हो रही है, एटीपी यूज़ की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, आयंस का सक्रिय उद्ग्रहण, उद्ग्रहण मतलब ग्रहण कैसे कर रहा है बाहर से, मूल में जल विभव प्रवणता के लिए अंशतः जिम्मेदार होता है। ठीक है, अतः जो परासरण की क्रिया होती है, परासरण द्वारा जल के प्रवेश के लिए भी कुछ आयन बाह्य त्वचा कोशिका में निष्क्रिय रूप से भी संचलन करते हैं। मूल रोम कोशिका की झिल्ली में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रोटीन आयन को मृदा के सक्रिय पंप द्वारा बाह्य त्वचा की कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में भेजती हैं। सभी कोशिकाओं की भांति अंतः त्वचा में भी कोशिका की झिल्ली में कई परिवहन प्रोटीन पाए जाते हैं। ये कुछ विलेय को झिल्ली के आर पार आने देते हैं और कुछ को नहीं। ठीक है, अंतः त्वचा या एंडोडर्मिस की कोशिकाओं के परिवहन प्रोटीन नियंत्रण बिंदु होते हैं, जहां पौधे विलेय की मात्रा और प्रकार को जाइलम में पहुंचाते हैं, समायोजित करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह होती है कि मूल अंतः त्वचा में सुबेरिन की पट्टी होने के कारण एक दिशा में ही सक्रिय परिवहन करने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो ये हो गया कैसे खनिज लवण का स्थानांतरण हो रहा है, आपको देखने में आया। ठीक है, और थोड़ा सा पॉइंट देख सकते हैं, खनिज आयनों का स्थानांतरण हम देख सकते हैं। ठीक है, जब आयन सक्रिय और निष्क्रिय उद्ग्रहण से या फिर दोनों की सम्मिश्रण प्रक्रिया के माध्यम से जाइलम में पहुंचता है, तो उनका परिवहन पादप, तने और सभी भागों तक वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के माध्यम से होता है। मतलब वाष्पोत्सर्जन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खनिज तत्वों के लिए मुख्य कुंड पौधों की वृद्धि का क्षेत्र होता है, जैसे कि शिखाग्र और पार्श्व विभजोतक, तरुण पत्तियां, विकासशील फूल, फल एवं बीज भंडारण का अंग। खनिज आयनों का विसर्जन महीन सिराओं के अंतिम छोर पर कोशिकाओं के द्वारा विसरण और सक्रिय उद्ग्रहण से होता है। ठीक है, खनिज आयन का जल्दी ही पुनः संगठित विशेष रूप से पुराने जरावस्था वाले भाग से किया जा सकता है। पुरानी तथा मरती हुई पत्तियां अपने भीतर की खनिजों को नई पत्तियों में निर्यातित कर देती हैं। ठीक इसी प्रकार पत्तियां पर्णपाती वृक्ष से झड़ने से पहले ही अपने खनिज तत्वों को अन्य भागों को दे देती है। जो पदार्थ प्रायः त्वरित संचारित या संगठित होते हैं, वे फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम जैसे हो सकते हैं। कुछ तत्व जो कि संरचनात्मक कारक होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, उन्हें पुनः वो संगठित नहीं किया जा सकता। तो जाइलम स्राव का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कुछ नाइट्रोजन अकार्बनीय आयन के रूप में तथा इसका अत्यधिक भाग कार्बनिक एमिनो अम्ल संबंधित कारकों के रूप में ढोए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह फास्फोरस और सल्फर भी कार्बनिक यौगिक के रूप में पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम के बीच भी पदार्थों का आदान प्रदान होता है। हम स्पष्ट अंतर नहीं कर पाते कि जाइलम केवल अकार्बनिक पोषकों का परिवहन करता है, फ्लोएम कार्बनिक पदार्थों का, जैसा कि पहले विश्वास किया जाता था। कहने का मतलब ये है कि सांद्रण प्रवणता के विपरीत मिट्टी में उपस्थित कई प्रकार के खनिज लवण पानी में घुलकर पौधों की जड़ की सहायता से पहले कहाँ तक जाती है, जाइलम तक जाती है, जाइलम से होकर सीधे पत्ती तक जाती है। पत्ते में भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है और वहाँ से विभिन्न भागों तक फैलाई जाती है। ठीक है।